है गाइस, वेलकम बैक। अब जो है ये इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे भाषा और व्याकरण वाला खंड जो MSD 4 का है आपका है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, भाषा और भाषा, ठीक है, एक तो भाषा है और आपका हिंदी से साहित्य का इतिहास है। ठीक है, भाषा खंड और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों ही अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, साहित्य के इतिहास में आपको बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिलेगी और भाषा को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो भाषा का खंड समझने से पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन भाषा और समाज का संबंध क्या है वो चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो, भाषा एक वह बेसिकली एक माध्यम है जिससे कि मतलब व्यक्ति कम्युनिकेट करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, भाषा और समाज ये दोनों हमेशा से ही रहे हैं। ठीक है, मौन भाषा भी होती है, आपने देखा होगा। जब भाषा का विकास नहीं हुआ होगा तो संकेतों से भी जो है व्यक्ति बात करता था, है ना, तो संकेतार्थक भाषा उसको बोलते थे। ठीक है, सो यहाँ पे अपन सीधा सीधा मोटा मोटा संबंध देखेंगे कि भाषा और समाज का क्या संबंध होता है। तो भाषा समाज पर क्या प्रभाव डालती है और भाषा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस 2 पॉइंट से अपन इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, नाउ समाज का भाषा पर प्रभाव। सो भाषा का अस्तित्व समाज पर निर्भर है। ठीक है, भाषा का अस्तित्व समाज पर निर्भर, जैसा समाज होगा वैसी भाषाएं बन जाएंगी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा आज अपन नहीं समझ पाते हैं, बट उस टाइम के वो लोग उसको समझ पाते थे। जनजातियों की सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती है, तो समाज पर भाषा पर समाज का प्रभाव इस तरह होता है। ठीक है, भाषा का चरित्र समाज के चरित्र पर निर्भर होता है, इसलिए वो कठोर भी हो सकती है या मृदु भी हो सकती है। हरियाणा की भाषा कठोर है जबकि ब्रज क्षेत्र की भाषा मृदु है। ठीक है, तो समाज का चरित्र कैसा, उस हिसाब से भाषा का चरित्र जो है जो बनता है। ठीक है, तो भाषा अक्खड़ हो सकती है, आक्रामक हो सकती है, कठोर हो सकती है, परिस्थितियां उनको बनाती है। राजस्थान और हरियाणा दोनों ऐसी जगहें रही जहाँ पर हरियाणा, जैसे राजस्थान में पानी की कमी रही है तो यहाँ की भाषा जो है उससे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट हुई होगी। ठीक है, हरियाणा में तराइन का युद्ध आपने देखा होगा। तराइन का युद्ध जो हरियाणा की पानीपत वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये आप हरियाणा में युद्ध ज़्यादा हुए हैं तो वहाँ की भाषा भी उसी तरह की है। ठीक है, तो भाषा और समाज में डायरेक्ट लिंक होता है। ठीक है, कोमल भाषा, कोमलता के उदाहरण कहाँ कौन कौन सी भाषाओं में, जैसे अवधी है, ब्रज है ना, बड़ी ही सुनने में बड़ी प्यारी लगती है लैंग्वेज। पंजाब समृद्ध क्षेत्र रहा है और युद्ध का क्षेत्र भी रहा है, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो किस तरह की है, जिंदा दिली की भाषा है। बड़े खुश मिजाजी लोग होते हैं वहाँ पे, कारण क्योंकि वहाँ पे समृद्धि भी है और युद्ध का क्षेत्र तो रहा ही है, तो साहस भी है उनके अंदर, और समृद्धि का क्षेत्र रहा है तो उनकी भाषा जो है जिंदा दिली हो गई है। तो पंजाबी इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, यहाँ उमंग है, पंजाबी के अंदर उत्साह है और वीरता का भी जो है एक जो है उनको देखने को मिलता है। ठीक है, समाज का विकास भाषा पर किस तरह प्रभाव डालता है। ज्ञान विज्ञान जैसे बढ़ेंगे तो साइंस के शब्द भी जो है भाषा के अंदर घुलते मिलते जाएंगे। ठीक है, मोबाइल जो आपके हाथ में है बेसिकली ये क्या है, एक एक इंग्लिश टर्म है, बट आज ही अपने गांव तक जो है सब मोबाइल बोलते हैं। तो मोबाइल का मतलब उनको नहीं बताना कि मोबाइल हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड है क्या है, बट भाषा में शामिल हो चुका है ये वर्ड। ठीक है, तो इस तरह कंप्यूटर जो एक वर्ड है वो भी वैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जनरल एग्जाम्पल है बट डाल सकते हो। अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के विकास में भी जो है भाषा जो है बनती जाती है। जैसे कि आर्थिक व्यवस्था के बारे में या फिर राजनीति के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो लोकतंत्र एक शब्द ऐसा है जो अपने भारत में मतलब सभी जानते हैं, लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं। मौद्रिक नीति, अपन रेपो रेट के बारे में बोलते हैं, रेपो रेट बढ़ गई घट गई, या RBI जो अपनी पॉलिसीज लेके आ रही है, मॉनिटरी पॉलिसी। तो जो भी शब्द है वो भाषा से समाज में आ रहे हैं, मतलब समाज से भाषा में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह समाज की प्रवृत्तियाँ चेंज होगी भाषा उस तरह विकसित होती जाएगी। तो ये तो अपन ने समझ लिया समाज का भाषा पर क्या प्रभाव होता है। अब भाषा समाज पर क्या प्रभाव डालती है, मतलब भाषा लैंग्वेज है वो है समाज पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का विकास, प्रसार और सामाजिक चेतना। ठीक है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती है वो हिंदी में लिखी गई बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाने वाली रचना है। कहा जाता है कि भारत भारती जब मैथिली शरण गुप्त ने लिखी तो पेन मतलब अखिल भारतीय ढंग से, मतलब पूरे संपूर्ण भारत में उस रचना को पढ़ने के लिए साउथ इंडिया के लोगों ने भी जो है उस कारण से हिंदी को सीखा था। तो भाषा का इतना बड़ा प्रभाव भी हो सकता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो लिखी गई है अवधि के अंदर, इसको कौन नहीं पढ़ता है, बहुत ऑल ओवर द इंडिया पढ़ी जाती है। ठीक है, यहाँ पर भाषा ही आपको भाषा जो है समाज पर प्रभाव डालती हुई दिखती है। ठीक है, इसके बाद आपको देखोगे कि भाषा चिंतन की सीमा भी डिसाइड करती है कि आप कितना ज़्यादा डीप सोच सकते हो, वो आपकी भाषा किसी उस पर डिपेंड करता है। तो अज्ञेय ने तो उनके कथन में कहा था कि हम उतना ही सोच सकते हैं जितना सोचने की सामर्थ्य हमारी भाषा में देती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन किस स्थिति में होते हैं अपने को पता ही नहीं, क्योंकि अपन उसको शब्द नहीं दे पा रहे हैं, अपने पास वो वर्ड्स नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। एक्सप्रेसिव मतलब आपकी स्थिति, आप किस कंडीशन में हो आपको बताना आना चाहिए कि मेरी स्थिति ये है। ठीक है, बिना नहीं बोलोगे तो समझ में कैसे आएगा। ठीक,
तो वो चीज़ है। तो ये कथन आप जो है अगर भाषा वाला क्वेश्चन आता तो आप इस कथन को लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं मैंने आपको पहले बता दिया उस वीडियो में। इस वीडियो में अपन केवल कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक भाषा का क्वेश्चन आया तो आप एक कथन लिख सकते हो भारतेंदु का कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, है ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियो को सूल। ये है भारतेंदु की जो है भाषा के ऊपर उनके निजी विचार थे जो उन्होंने बताए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, कि अपनी भाषा में अगर तरक्की हो ना तो सारी सबकी उन्नति होती है। और खुद की भाषा नहीं होती तो फिर अगर जैसे कि इंग्लिश में अपन चाहे आज बोल लें समझ लें, बट संतुष्टि अपनी भाषा बोल करके आती है ना। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो जहाँ व्यक्ति संतुष्ट होगा वहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। तो भारतेंदु ने कहा कि भाषा विकसित होगी तो ही समाज विकसित होगा। तो भाषा का डायरेक्ट समाज पर इस तरह प्रभाव पड़ता है। तो आप इस कोटेशन को वहाँ यूज कर सकते हो। इसके बाद इसकी नेगेटिव क्या चीज़ है, जैसे कि भाषा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। भाषा की जो नेगेटिव बिंदु है वो क्या है कि भाषा ऊंच और नीच की भावना पैदा करती है, जैसे कि हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले, है ना। ये तो अपने को पता है, ठीक है। हिंदी बोलने वाले इंग्लिश बोलने वाले के बीच में क्या वेरिएशन आता है समाज के बीच में। बट यहीं आप देखोगे कि जब आप गाँव में चले जाते हो तो हिंदी बोलने वाला और अपनी गाँव की देसी लैंग्वेज बोलने वाला उसमें भी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। वहाँ पे हिंदी वाले एज में फ़ायदे में आ जाते हैं और ये बेचारा दब्बू बन के रहता है। और जब शहर हिंदी बोलने वाले शहर चले जाते हैं तो हिंदी बोलने वाला हिंदी बोलता है और इंग्लिश वाला इंग्लिश, तो यहाँ पे हिंदी वालों की स्थिति टाइट हो जाती है। तो बेसिकली भाषा क्या करती है, ऊंच नीच की भावना भी पैदा कर सकती है, सामाजिक स्त्रीकरण भी पैदा कर सकती है, ठीक है। विखंडन की भूमिका भी ला सकती है, जैसे कि राज ठाकरे मराठी में जो थे उन्होंने मराठी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो आज देखते हैं अपन बहुत सारे बार इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि मराठी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो आक्रोश लोगों में है कि अगर महाराष्ट्र में चले गए तो मराठी ही बोलनी पड़ेगी ऐसा। कन्नड़ के बारे में भी ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि हिंदी पोस्टर वाले जो होते हैं उनको वो फाड़ देते हैं या फिर इंग्लिश में भी नहीं लिखने देते हैं वहाँ पे कुछ भी, वो कन्नड़ में ही लिखेंगे, ठीक है। एक सांस्कृतिक आक्रमण का साधन भी है, जैसे कि अंग्रेजी भाषा एक तरह से अंग्रेज चले गए बट उनकी भाषा छोड़ के चले गए, ऐसा बोला जाता है। तो ये भाषा के बारे में मोटा मोटा अपन ने जो है समझ लिया इसके बारे में, ठीक है। तो अब अपन शुरू करें। अब अपन जो यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे अपन हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है वो बेसिकली किस तरह से डेवलप हुआ है। देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बेसिकली इसका पर्पज़ इस तरह का है कि जो क्वेश्चन का एनालिसिस अपन ने करना था वो पहले वीडियो में अपन कर चुके कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो जो कंटेंट है बेसिकली वो आपको इस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी एक खुद की मेंटेलिटी डेवलप हो जाएगी। और जब आपकी अपनी मेंटेलिटी डेवलप हो जाएगी तो ये जो रिसेंटली सुना हुआ है आपने पढ़ा हुआ है कल जाके आप वहाँ पे लिख सकोगे। एक सीक्वेंस में अपन पढ़ते जाएंगे तो हर चीज़ का जो है आपके बारे में आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएगी। तो मैंने भाषा के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। भाषा के बारे में बताने के बाद में मैं आपको हिंदी साहित्य के एक बार इतिहास के ऊपर ले जाना चाहूँगा। इतिहास को जब आप ढंग से पढ़ लोगे ना एक बार कि एक के बाद सीक्वेंस में क्या आया था, तो हिंदी साहित्य में जिस तरह काल बटे हुए उस तरह भाषा का भी विकास होता रहा है, ठीक है। तो आदिकाल की भाषा अलग है, भक्ति काल की अलग, रीतिकाल की अलग, आधुनिक काल की भाषा अलग है और आज की भाषा अलग है, ठीक है। तो ये भाषा का विकास भी आप तभी पढ़ पाओगे जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास को एक बार देख लोगे और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ ऐसे ही विकसित हुई है। और जब अपन लास्ट में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन करेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बैठ जाएगी कि सारे क्वेश्चन को आप एक साथ डील कर पाओगे। चाहे एन के प्रकार किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है करने की कंडीशन में आ जाओगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगा, जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके आंसर मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट उससे पहले मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप समझ लो, एक बार सुन लो, समझ लो, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ है। सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, सो पेशेंस से आप आराम से इसको सुन लो। लास्ट पेपर है, इतना हड़बड़ी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करोगे ना कुछ चीज़ पे तभी आप कल जाके प्रोडक्शन कर पाओगे। थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का हो जाता है जब इतिहास पढ़ते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं तब, ठीक है। सो तो पहला है इतिहास के बारे में। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आदिकाल को पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट होता है आदिकाल से। 700 से लेकर के आपका 1350 तक का कालखंड जो आपका आदिकाल का आता है। फिर 1350 से लेकर के आपका जो कालखंड आता है 1650 तक आपका रीतिकाल का आता है। इसके बाद 1650 से लेकर के आपका 1850 तक जो आता है आपका जो है ये भक्ति काल है, सॉरी ये भक्ति काल हो गया, ठीक है। 1650 से लेकर के 1850 तक आपका रीतिकाल आता है, ठीक है, रीतिकाल। और ये आपका था आदिकाल, ठीक है। तो 1850 के बाद कौन आता है? ऑब्वियस सी बात, 1850 के बाद आपका आ जाएगा आधुनिक काल। क्या आ जाएगा? आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल। नाउ इसके बाद में जस्ट आई हैव टू रिमूव इट। सो
एक एक को फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, है ना, फटाफट से एक सीक्वेंस में चले जाएंगे सीरीज में, ताकि अपने को बाकी जो अभी बाकी क्वेश्चन आएंगे ना, आपको आगे पता लग जाएगा कि इसको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। एक केवल 2 टेबल है, इनको पढ़ना है अपने को ना। तो आदिकाल का समय होता है आपका 700 से 1300 का। इसमें रासो, विद्यापति, अमीर खुसरो, सिद्धनाथ परंपरा और जैन परंपरा, ये कवि इसमें उस टाइम पे रचनाएं कर रहे थे। रासो जो है बेसिकली चंद्रप्रदाय का है, पृथ्वीराज रासो जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। मैथिली कोकिल जिसको बोलते हैं विद्यापति, है ना। मैथिली कोकिल किसका नाम है? विद्यापति का उपनाम है। इन्होंने पदावली लिखी थी। अमीर खुसरो ने भी अपनी रचनाएं करी है। इसके बाद सिद्धनाथ परंपरा में सरहपा और गोरखनाथ की जो है ये है। ये चीज़ें याद नहीं करनी, आपको सुननी है, केवल सुनना है आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल कहाँ बाद में कहाँ होगा। जैन कवि हुए एक हेमचंद्र, जिन्होंने प्राकृत का पाणिनि लिखा था, ठीक है। इसके बाद भक्ति काल की जब रचनाएं पढ़ेंगे, तो भक्ति काल का जो काल रहा आपका 1350 से लेकर के 1650 के बीच में, इसमें 2 धाराएं हुई भक्ति काल की, सगुण और निर्गुण। सगुण के अंदर भी 2, कि जो कृष्ण की भक्ति करते थे वो कृष्ण भक्त कहलाए, और जो राम भक्ति करते थे वो राम भक्त कहलाए, ठीक है। तो कृष्ण की भक्ति करते थे सूरदास, और राम भक्त जो प्रभु श्री राम की भक्ति करते थे वो थे तुलसीदास जी, ठीक है। अब निर्गुण भक्त थे। सगुण कौन होता है? सगुण मतलब किसी एक जो साकार रूप में ईश्वर है, मूर्ति की पूजा करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को मतलब देवता का मान रूप देकर के, जैसे राम या कृष्ण हो गए, उनको है अपन एज आदर्श पुरुष के रूप में पूजते हैं, ठीक है। बट निर्गुण में किसी विशेष की पूजा नहीं की जाती। ये निराकार है, ये ईश्वर, इसका कोई आकार रूप प्रकार कुछ नहीं है, ठीक है। निराकार के प्रति जो इनका भावना है। तो संत भी ऐसे होते हैं। संत जैसे कि कबीर, ये निर्गुण के उपासक थे, ठीक है। अब आगे आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि निर्गुण उपासक यानी संतों का जिक्र करिए, तो उसमें आप संत कबीर का जिक्र कर देंगे, है ना। और इसके बाद आते हैं आपके सूफी में आपके होते हैं पद्मावत की रचनाकार जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक सूफी संत थे, ठीक है, जो रचना कर रहे थे, जिन्होंने पद्मावत लिखी, जिसमें मूवी भी बनी थी, ठीक है। इसके बाद आपके रीतिकालीन कवि आते हैं। रीतिकालीन कवि ज़्यादा खासी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। रीतिकाल का काल टाइम होता है 1650 से लेकर के 1850। इनकी रचनाओं को आपको ज़्यादा देखना नहीं, क्योंकि ये वीर रस से भरी हुई रचनाएं लिखते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं। आए भी है तो अपन बीच में थोड़ा सा देख लेंगे इनके बारे में। ये लक्षण ग्रंथ परंपरा वगैरह टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, इनको कोई मतलब नहीं देखने का, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करेंगे तो आधुनिक काल की बात करेंगे। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल जिसमें कि आज से लेकर के मतलब 1850 से लेकर के आज तक का जो टाइम है डिस्कस करते हैं। आधुनिक काल को भी बहुत सारे खंडों में बांटा गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद का युग। इसके बाद आगे भी आता है जैसे कि उत्तर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर जन चेतना वाले कवि, जनवादी कवि, और फिर अकविता, ठीक है। तो भारतेंदु का युग जो है आपका 1850 से लेकर के 1900 तक का रहता है, ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918। छायावाद का जो होता है 1918 से 1936। अब इसमें कौन कौन रचनाएं कर रहे थे? कल इनके नाम लिखोगे ना, भारतेंदु युग की कविता के बारे में जिक्र करिए, इतना क्वेश्चन आएगा। कोई रचना नहीं पूछ रहे आपसे कल, केवल आपको ये पूछेंगे कि भारतेंदु युग की कवियों के बारे में लिखिए, या फिर कवियों किसी का मतलब उस टाइम की कविता परंपरा के बारे में कुछ लिखिए, इस तरह का पूछेंगे। तो आपको ये रचनाएं लिखनी पड़ेगी। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास और श्री श्रद्धाराम फिल्लोरी। श्री श्रद्धाराम फिल्लोरी वही है जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती लिखी, ठीक है। तो ये भी भारतेंदु युग में आते हैं, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्र था, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रतीप, ये दोनों अखबार थे, ठीक है। सो इसके बाद द्विवेदी युग की बात करेंगे तो ये थोड़ा, इसमें भी 2 धाराएं हैं द्विवेदी युग में, अनुशासनवादी धारा और एक स्वतंत्रतावादी धारा। अनुशासनवादी नाम से पता लग रहा है कि जो व्यक्ति नियम कानून कायदों में रख करके लिखता होगा वो अनुशासनवादी धाराओं में आ जाएगा। उनमें थे आपके ये जो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी अपनी सरस्वती पत्रिका थी जिसमें ये लिखते थे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त भी अनुशासनवादी धारा में थे, जिन्होंने भारत भारती रचना लिखी, साकेत और यशोधरा जैसी रचनाएं भी उन्होंने की। हरियोद, इनका पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की थी, ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग में एक धारा थी स्वतंत्रतावादी धारा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10वें 10th नंबर के क्वेश्चन होगा, उसमें ए या बे करके ए बे शब्द करके आते हैं ना, उसमें से कोई एक में स्वतंत्रतावादी जो है रचनाकार का नाम देखने को मिलेगा। स्वतंत्रतावादी जो है काव्य धारा के बारे में लिखी है, तो श्रीधर पाठक उसके एकमात्र रचनाकार में हैं जो स्वतंत्रतावादी थे, मतलब वो किसी नियम कानून कायदे में बंध करके कविताएं नहीं लिखते थे, ठीक है। इसके बाद छायावाद की बात करें तो छायावाद तो आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है MSD3 के अंदर, है ना। इसमें 4 ही कवि में आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद का जो आज एक नाटक का क्वेश्चन आया था स्कंदगुप्त वाला, है ना। इनका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कामायनी वाला,
पहले वाले पेपर में। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना ये इनकी रचनाएं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं जैसे जूही की कली, है ना, सरोज स्मृति, कुकर मुत्तार, राम की शक्ति पुजार के एसपी, है ना। सुमित्रानंद पंत भी इसी काल में लिख रहे थे। युगवाणी, युगांत, ग्राम्या, परिवर्तन और पल्लव। देखो, जब आप छायावादी कवियों के बारे में लिखोगे, छायावादी रचनाओं के बारे में लिखिए, या छायावादी रचनाओं की विशेष परिवर्तन लिखिए, तो आपको यही लिखना, कुछ अलग नहीं लिखना वहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद महादेवी वर्मा रहस्यवादी थी। इनकी रचनाएं तो काफ़ी आज भी पूछी गई थी, एक व्याख्या तो इनकी थी, है ना, उसमें से। उत्तर छायावाद में देखेंगे तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्य धारा है, ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है। अपन ने लास्ट जो पहला वीडियो था उसमें देखा कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि में कौन कौन थे। सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर हुए हैं आपके, माखनलाल चतुर्वेदी हुए हैं। झांसी की रानी कविता लिखने वाले भी इन्हीं कवियों में से थे, है ना। वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो वो जो राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के अंदर ही लिखने वाले कवि थे वो, ठीक है। किसकी है वो, इनमें से आपके सामने नाम लिखे हुए बताइएगा आप जरा, ठीक है। हालावाद की कवि भी उत्तर छायावाद में लिख रहे थे। हालावाद के मतलब, हाला का मतलब होता है शराब, ठीक है। तो मतलब शराब का महिमा मंडन करा उन्होंने। तो मौज मस्ती में लिखने वाले, मदिरा के ऊपर लिखने वाले, जो जिनमें आपके हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, उन्होंने जो इसमें रचनाएं लिखी थी। भगवती चरण वर्मा भी जो इसी में थे। नाउ इसके बाद में अपन एंड पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। प्रगतिवादी जो धारा थी उसको 1936 से लेकर के 43 के बीच में थी। मार्क्सवादी जो भी विचारक हुए हैं, जिसमें नागार्जुन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, ये इसी कालखंड में रचना कर रहे थे। तो ये कौन से रचनाकार हो गए, प्रगतिवादी। तो प्रगतिवाद के बारे में जब क्वेश्चन आएगा कल, तो आप नागार्जुन को लिखोगे, केदारनाथ सिंह को लिखोगे, केदारनाथ अग्रवाल को लिखोगे जिनकी प्रकृति रचना है, ठीक है। मुक्तिबोध को लिखोगे जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष है ना। ब्रह्म राक्षस नाम की उन्होंने कविता लिखी। इसके अलावा रामविलास शर्मा जी का भी आप जिक्र करेंगे, ठीक है। प्रगतिवाद में इन लेखकों का आप जिक्र करेंगे, ठीक है। मार्क्सवाद की विचारधारा क्या है। मार्क्सवाद की विचारधारा रोटी कपड़ा मकान पर जो है अपना नारा बुलंद करने वाली विचारधारा है, जिसमें सरबराह वर्ग जो है और जो मजदूर वर्ग है उसका जो है उसके हितों के पक्ष में बोलने वाले कवि हुए हैं ये, ठीक है। गरीबों के पक्ष में बोलने वाले कवि हुए हैं ये लोग, ठीक है, प्रगतिवादी। प्रयोगवाद वाले कवि 1943 से 1951। अज्ञेय जो थे, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका एक तार सप्तक नाम का एक समूह था, उसमें थे ये 7 लेखक, ठीक है। इसमें रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे, ये सारे लेखक हुए हैं, ठीक है। प्रयोगवाद में ये थे। प्रगतिवाद ज़्यादा पूछा गया है, वैसे आप ध्यान रखिएगा, प्रगतिवाद को ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। अब नई कविता की बात करते हैं, तो नई कविता का सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि नई कविता कहानी पर अपने विचार लिखिए, है ना। या नई कविता में कहानी उपन्यास कुछ भी हो सकता है। कविता का मतलब कहानी उपन्यास अभी उसमें आता है, ठीक है। तो ये आपके हुए 1951 से 1960 के बीच में इसका टाइम रहा है, ठीक है। इसमें व्यक्तिवादी आधुनिकतावादी धारा ये अज्ञेय की थी, और समाजवादी आधुनिकतावादी धारा ये मुक्तिबोध की थी, ठीक है। फिर अकविता जिसमें आपके सारे कविता के जो पैमाने होते हैं कि कविता क्या होती है, वो सारा का सारा ढांचा टूट गया कविता का। तो ये चरम भोगवाद वाला है, भोग विलासिता वाली है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें राजकमल चौधरी, धूमिल, सौमित्रा मोहन, गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी और श्याम परमार, ये आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। मुख्यतः आपके लिए काम की थी अकविता, ठीक है, सॉरी अकविता नहीं, नई कविता की जो कवियों को ध्यान रखेंगे, इनका जिक्र आएगा बीच बीच में। फिर आपका प्रगतिवादी आएगा, ठीक है। और अपन ने ऑलमोस्ट जो है सारा जो इतिहास, जो जिस तरह हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है उसको एक बार अपन ने डिटेल में देख लिया है, ठीक है। नाउ एक छोटा सा इसमें बच गया है जनवादी कविता। जनवादी कविता के अंदर कौन कौन आते हैं, देखो ये जनवादी कविता का दौर रहा है 1980 तक, 1967 से 1980 तक। ये प्रगतिवादी कविता का दूसरा चरण है, जिसमें दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय लिख रहे थे। दुष्यंत कुमार को तो सब जानते ही हैं, बट किस कालखंड में पढ़ते हैं, जनवादी कविता में। जनवादी कविता में वही लोग जो जनता के लिए बोलते हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। एक आता है नवगीत, ये नई कविता के समानांतर गीतों का एक आंदोलन था जो रमेश रंजन द्वारा लीड करा गया था। एक है समकालीन कविता, जो आज का दौर चल रहा है ना, आज का दौर है समकालीन कविता का दौर, समकालीन कविता का दौर है आज का दौर, ठीक है। तो ये आज तक चल रहा है 1980 के बाद। नाउ अब देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बैठ गई होगी कि भाषा क्या है, भाषा और समाज का क्या संबंध है, और हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। एक बार यूँ समझ लीजिए, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आप एक बार जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब साहित्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको जब आप अभी सोचना स्टार्ट करोगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तब आप डायरेक्टली उनको लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे।
तो साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व क्या है कि साहित्य पढ़ा क्यों जाना चाहिए। साहित्य की प्रासंगिकता का मतलब क्या है कि साहित्य की रिलेवेंसी क्या है, क्यों पढ़ते हैं अपन साहित्य, और इसका महत्व क्या है। क्या साहित्य मनोरंजन का एक साधन मात्र है ना। साहित्य क्या केवल मनोरंजन का साधन मात्र। आज भी अपन देखोगे कि जैसे कि अपन तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर कंपटीशन क्रैक करने के अलावा कोई बुक अपन अगर खरीद लेते हैं तो क्या होता है, घर पे क्या कहते हैं घर वाले कि पढ़ाई लिखाई तो हो गई, अब मनोरंजन की कहानियाँ पढ़ रहे हैं बस ये। बट ऐसा नहीं है। अपन ही उस दर्द को समझ सकते हैं जब अपने को एक्स्ट्रा बुक कोई पढ़नी होती है और अपने घर वाले जो अपन को उसको टोक देते हैं। तो साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व उतना नहीं कि वो मनोरंजन का साधन है, क्योंकि अपने चिर परिचित केवल ये समझते हैं कि जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है कहानियाँ उपन्यास की, ये केवल मनोरंजन करती है। बट क्या केवल ये मनोरंजन करती है? नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है फिर? तो ये संवेदनशील बनाती है इंसान को, है ना। जो आपने भोगा नहीं है, लोगों का जीवन पढ़ के आप समझ सकते हो कि जीवन में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। साहित्य पढ़ करके नए विचारों का आता है, नए विचार दिमाग में आते हैं। ठीक है, नए विचार इंसान के दिमाग में आते हैं, नवाचार और प्रगतिशील विचार भी जो है उनके दिमाग में आते हैं। जैसे कि कबीर के विचारों को पढ़ने के बाद में कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता। ये बात आप मतलब फिक्स कर लो। फिक्स क्या कर लो, आप खुद इसी चीज़ से प्रभावित होंगे। कबीर के दोहों से कौन प्रभावित नहीं है आज भी। कबीर के 500 वर्ष पहले कबीर पैदा हुए थे, बट फिर भी आज उनके विचारों का प्रभाव है अपने समाज में भयंकर रूप से, गाँव में तो और ज़्यादा है। ठीक है, तो ये विचार ही है ना, ये साहित्य ही तो है। ये प्रासंगिकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कबीर। ठीक है, स्वस्थ मनोरंजन का एक तरीका है कि अपन वीडियो वगैरह देखते हैं या फिर यूट्यूब पे अदरवाइज का जो कंटेंट कंजप्शन करते हैं, उसमें कितनी मतलब भसड़ मची होती है कि कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी नैतिक है चाहे अनैतिक है, कुछ भी दिखा देते हैं। ठीक है, और ओपन सोर्सेज प्लेटफॉर्म पे तो क्या ही अवेलेबल है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्वस्थ मनोरंजन का तरीका क्या हो सकता है कि आप बुक पढ़ो। थेरेपिस्ट भी यही कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं कि अगर आपको स्वस्थ मनोरंजन करना है, आपको लॉन्ग लास्टिंग मतलब आपकी मेंटलिटी को बहुत अच्छा रखना, तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन का तरीका भी साहित्य है। ठीक है, विरासत का संरक्षण भी हो जाता है कि आज के समाज में क्या हो रहा है ना, हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या किया, और ये चीज़ें जो है कोई कभी लिख रहा है तो उनकी रचनाओं को जब कोई पढ़ता है तो ये एक विरासत का संरक्षण ही है। भाषा को संरक्षण मिलता है। हिंदी में रचनाएं लिखना छोड़ दे, हिंदी को पढ़ना ही छोड़ दे तो हिंदी का पतन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सब इंग्लिश पे स्विच कर जाएंगे, तो भाषा का संरक्षण भी इससे होता है। उद्बोधन और क्रांति भी इससे हो सकती है कि भारत भारती एक ऐसा जो है रचना हुई मैथिली शरण गुप्त की, जिसने जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले किया। जब आप भारत भारती को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कवि एक ऐसा आह्वान कर रहा है पूरे भारत से कि आओ उठ के खड़े हो जाओ, अंग्रेजों को बाहर निकाल देना है। सो इस तरह साहित्य जो अपना प्रभाव जमाता है। ठीक है, सो साहित्य की काफ़ी बड़ी प्रासंगिकता है। ये आप यहाँ पे पॉइंट मैंने आपको दे दिए, आप लिख सकते हो अभी इसके ऊपर। ठीक है, वैज्ञानिक युग में साहित्य की क्या स्थिति है। देखो, आज इंटरनेट का ज़माना है। ठीक है, अब इंटरनेट के ज़माने में आपको आपका जो स्क्रीन है वही आपकी आधी लाइफ बन चुकी है। ठीक है, अब ऐसे में किताबों के पास कोई जाता नहीं है। ठीक है, बड़े शहरों में तो लोग फिर भी समझते हैं, वो अपने घरों पे ऐसे डिजिटल साइलेंस जोन रखते हैं जहाँ पर कि कोई डिवाइसेज उनके कमरे के आसपास भी नहीं होती है। वहाँ पे केवल लाइब्रेरी होती है उनके घर के अंदर छोटी सी, जहाँ पे बुकें जमी होती है और वो पढ़ते हैं। बट इसका असर, ऐसे तो लोग कम ही होंगे ना जिनके पास मतलब काफ़ी ज़्यादा इतना पैसा आराम से वो ऐसी हर चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जगह बना सके उनके घर में कि लाइब्रेरी अलग है उनके अंदर, वो सब है। बट गाँव में ऐसा नहीं हो सकता, जो मध्य हम्बल बैकग्राउंड से उनके पास नहीं हो सकता। बट फिर भी आज विज्ञान के दौर में क्या हो रहा है, विज्ञान के दौर में अपन से वो साहित्य छूटता जा रहा है। अपन उन किताबों के नज़दीक नहीं जाते, वो पड़ी ही रहती है, वो धूल खाती रहती है, बट कोई पढ़ता नहीं। तो विज्ञान के युग में साहित्य की क्या स्थिति है। तो विज्ञान क्या है, बेसिकली विज्ञान बहिर्जीवन को दिखाता है। बाह्य जीवन में जो भी तरक्की हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, साइंस जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ईज भी क्रिएट कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। साइंस क्या एक तरह का पावर है ना, शक्ति है। जैसे कि परमाणु बम, ये विज्ञान का युग है। जैसे कि AI है ना, जैसे कि मशीन टूल जो भी हो रहे हैं, जैसे कि हेनरी लाइंस, इस तरह का। और विज्ञान बेसिकली बुद्धि से संचालित होता है, न कि भावनाओं से। ठीक है, वहीं साहित्य क्या है, जहाँ विज्ञान बहिर्जीवन का बहिर्जीवन को देखता है, वहीं जो साहित्य क्या है, अंतर्जीवन को देखता है। साहित्य कहता है कि जीवन में बैलेंस होना चाहिए, जीवन में सहजता होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, इमोशनली फिर आदमी टूट जाता है। ऐसा होता है कि जब वो खुद को बैलेंस नहीं रख पाता तो क्या होता है, बिखर जाता है। और साहित्य वही सिखाता है कि जीवन में बैलेंस किस तरह होना चाहिए। ठीक है, जहाँ विज्ञान में शक्ति होती है, वहाँ ही साहित्य में क्या होता है, विवेक होता है। शक्ति, विवेक और बुद्धि में फ़र्क है। विवेक और बुद्धि में क्या फ़र्क है, बुद्धि में वे इंसान जो है गणित के सवाल सोल्व करता है।
ठीक है। और विवेक में इंसान कल्पना के साथ किसी चीज़ को किस तरह हैंडल करना है वो चीज़ें देखता है, ठीक है। संवेदनशीलता होता है कि महिलाओं से कैसे बात करनी है, ठीक है। बुजुर्गों से किस तरह बात करनी है, अपने बड़ों से किस तरह बात करनी है, किसी के सामने किस तरह बोलना है, ठीक है। तो ये संवेदनशीलता कहाँ से आती है? साहित्य से आती है, ठीक है। और भावनाएं साहित्य में सबसे ज़्यादा होती है, भावनाओं का ही जो है भंडार है साहित्य। तो ये साहित्य और विज्ञान के अंदर जो है मोटी मोटी जो है आपकी अंतर हो गए। आज साहित्य के दौर में, विज्ञान के दौर में साहित्य की क्या स्थिति है, आप आराम से इस पर लिख सकते हो, ठीक है। संचार के युग में साहित्य की क्या स्थिति है, कम्युनिकेशन के इसमें साहित्य की क्या स्थिति है। तो जैसे ही संचार का युग आया उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन राइटिंग पे मौका मिला कि वो अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पेज पे या फिर कोरा जैसे एप्लीकेशन है उन पे वो जो है अपनी रचनाएं प्रेषित कर सकते हैं। किसी प्रकाशक के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई अगर लिखना चाहता है, दिल खोल के लिखना चाहता है, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाए और वहाँ पे लिखें, और लोग वहाँ पढ़ेंगे भी, उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं आज भी, ठीक है। जानकीपुर.com ऐसी कुछ जो है ओपन प्लेटफॉर्म वहाँ पे वो लिख रहे हैं, ठीक है। ये रिलेवेंसी नहीं है आपके लिए, मैंने जो ऊपर जो पॉइंट बताए वही आपके लिए काम के हैं। अब देखो साहित्य इतिहास के लेखन में क्या क्या समस्याएं आती है। साहित्य का जब इतिहास लिखा जाता है तो क्या क्या जो है मूलतः समस्याएं आती है। 5 पॉइंट लिखे हैं, मैं इनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, आप डिटेल आंसर देखेंगे अपन इसका, बट अभी मैं आपको केवल पॉइंटर्स जो है दिमाग में एक बार चले जाएं, उसके बाद जो है उसको एक्सटेंड करना जो आसान हो जाएगा। इतिहास क्या होता है? इतिहास में निरंतरता होती है और परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इतिहास में क्या होता है? निरंतरता होती रहती है और परिवर्तन होते रहते हैं। बट यहाँ पे समस्याएं क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास में? एक्चुअली प्रामाणिकता, पर्याप्त तथ्यों की उपलब्धता की समस्याएं ज़्यादा होती है कि जो लिखा गया है कवि ने अपनी कल्पना से लिखा है या फिर वहाँ पे उस समाज में जो स्थिति परिस्थिति बनी थी उस हिसाब से लिखा है। तो पर्याप्त तथ्यों की समस्या भी जो है इसमें आती है। एक दूसरी समस्या थी कि काल विभाजन की समस्या थी कि किस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा जाए। दूसरा है कि इसका नामकरण किस तरह किया जाए। यही क्वेश्चन आपके आए हैं ना 2 बार, तो कि काल विभाजन की समस्या और नामकरण की समस्या, और इतिहास पद्धति या इतिहास बोध की समस्या जो है इसमें होती है। तो आपके मुख्य क्वेश्चन 2 ही है, इनको 2 को अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना सबसे पहला जो आंसर है वो ये है कि अपन जो है हिंदी साहित्य में काल विभाजन की समस्या का जो आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है इसके अंदर। देखो, कोई भी इतिहास यूं तो निरंतरता की परिवर्तनों के कारण समग्र होता है, किंतु उसकी समग्रता का अवबोध करने के लिए उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से काल विभाजन की समस्या साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। कि वैसे तो इतिहास निरंतर होता है, बट उसका समग्र अवबोध करने के लिए उसके वैज्ञानिक वर्गीकरण का आवश्यक हो जाता है। कि इतिहास कभी रुकता थोड़ी है कि मुझे फिर इतिहास कभी रुकता थोड़ी, आज भी इतिहास बन ही रहा है, आज का दिन निकलने के बाद ये इतिहास बन जाएगा। तो इसका विभाजन बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि उसकी स्टडी ठीक से करी जा सके, ठीक है। इस दृष्टि से काल विभाजन की समस्या साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो आरंभिक प्रयास थे, चाहे भक्तमाल, कविमाला संदर्भ रचनाएं हों, चाहे गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर के प्रयास, उनमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था। देखो, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे, इस गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ये क्या प्रयास थे। 1 मिनट आप रुकिए। सो हिंदी साहित्य को, इतिहास को जब पढ़ते हैं ना अपन, तो बेसिकली शुक्ल जी को सेंटर में रखते हैं, ठीक है। शुक्ल जी के टाइम का इतिहास, शुक्ल जी के पहले का इतिहास और शुक्ल जी के बाद का इतिहास। जैसे अपन कहानी में प्रेमचंद को रखते हैं और नाटक में जयशंकर प्रसाद को रखते हैं, वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन शुक्ल जी को सेंटर में रखते हैं। तो शुक्ल जी के पूर्व जो अनौपचारिक प्रयास हुए उनमें कौन कौन थे? भक्तमाल, कालिदास हजारा, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, फिर आदि ग्रंथ और कविमाला। ये नाम याद नहीं रखने आपको, ये इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि इन लोगों ने अनौपचारिक प्रयास किए ताकि जो है इतिहास को बांटा जा सके, ठीक है। बट औपचारिक प्रयास किन्होंने किए, जिसका नाम अभी आपने जस्ट देखा, गारसा दत्तासी, मौलवी करीमुद्दीन और जॉर्ज ग्रिएशन। जॉर्ज ग्रिएशन का नाम तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ये भी इतिहासकार थे एक तरह से, इन्होंने भी इतिहास कालखंड को बांटने का प्रयास किया। और मिश्र बंधु और मिश्र विनोद, तो इन्होंने औपचारिक प्रयास किए, उन्हीं को जो अपन क्वेश्चन में ले रहे हैं अभी, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो आरंभिक प्रयास थे, वे भक्तमाल, कविमाल संदर्भ रचनाएं हों, चाहे गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर के प्रयास, उनमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। यह प्रयास प्रथमतः जॉर्ज ग्रिएशन ने किया। वह संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। इस विभाजन में ये समस्या थी कि कई कालखंड गैर साहित्य के आधारों पर स्थापित किए गए थे, ठीक है। यह था
कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी कुछ कालखंड व्यक्ति विशेष पर आधारित हो गए थे। मतलब उन्होंने जो नाम बनाए थे ना कालखंडों के, वो क्या कैसे बनाए थे कि कंपनी के पहले का हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में जो हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी का हिंदुस्तान, और जैसे कि किसी की व्यक्ति विशेष के आधार पर जो है उन्होंने बना दिया था, यथा जायसी की प्रेम कविता, तुलसीदास इत्यादि अनुसार। उन्होंने पहले काल अथवा चारण काल का निश्चित समय 700 से 1300 ईस्वी तो बताया, किंतु शेष कालों का निश्चित विभाजन न कर सके। कुल मिलाकर यह विभाजन अव्यवस्थित ही रहा। मतलब जॉर्ज ग्रेशन ने जो विभाजन किया वो पूरा पूरा अव्यवस्थित सही था। ठीक है। काल विभाजन का अगला प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया। वह मूलतः 5 कालखंडों को स्वीकृत किया। पुनः पहले 3 खंडों को 2-2 उपखंड बनाए, जिससे कुल 8 कालखंडों का निर्धारण हुआ। तो आपको जॉर्ज ग्रेशन को याद रखना है, पहला प्रयास इन्होंने किया। इससे पहले के लोगों ने कुछ नहीं किया, जॉर्ज ग्रेशन ने पहला प्रयास किया जिन्होंने 11 खंडों में इसको बांटा। फिर इसके बाद मिश्र बंधुओं का नाम याद रखना आपको। मिश्र बंधुओं ने जब इस कालखंड को बांटना प्रारंभ किया तो इन्होंने 8 कालखंडों में जो है इसको बांटा। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो मिश्र बंधुओं के उसमें जो है समस्या बड़ी ये थी कि इस काल विभाजन की मूल समस्या ये थी कि यह अत्यंत जटिल था और इसका पर्याप्त कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं था। ठीक है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे ठोस प्रयास आचार्य शुक्ल ने किया। ठीक है। वह 900 वर्षों की परंपरा को उन्होंने 4 कालों तक विभाजित किया, जिसको पहला काल बोला उन्होंने वीरगाथा काल का दूसरा नाम है आदिकाल। ठीक है। फिर आता है भक्ति काल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल। ये इस तरह के नाम आप ध्यान रख सकते हो। मोटा मोटा यहाँ पे लिख रखा है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया वही है। मैं एक्चुअल तो ये बाद में ऐसे लिख रखा है, इसको संवत में लिख रखा है, मैंने आपको ईस्वी सन में बताया है। ठीक है ना। यह काल विभाजन न केवल वैज्ञानिक है बल्कि जटिलताओं से मुक्त भी है। इसमें समस्या मात्र यह आती है कि भक्ति काल के अंत में रीतिकाल की प्रवृत्तियां दिखने लगती है। भारतीय हिंदू काल में भी रीतिकाल की छाप दिखती है। इसकी व्याख्या शुक्ल जी ने गौण प्रवृत्तियां कहकर की कि है ना, कि भक्ति काल के अंत में भी रीतिकाल की प्रवृत्तियां दिखती है। कि जैसे कि ऐसा तो ही नहीं कि जब दरअसल सब कुछ चल रहा था इतिहास के अंदर तो आदिकाल खत्म होते ही भक्ति काल शुरू हो गया, है ना, और भक्ति काल शुरू होते ही रीतिकाल शुरू हो गया। ऐसा तो कोई ऐसा गियर बॉक्स तो था ही नहीं कि आदिकाल के गियर को निकाल के भक्ति काल में लगा दिया, भक्ति काल के गियर को निकाल के रीतिकाल में लगा दिया। ऐसा तो था ही नहीं भाई। भक्ति काल खत्म हुआ होगा तो जैसे कि भक्ति काल चल रहा है तो जब ये भक्ति काल खत्म होगा ना तो रीतिकाल भी कहीं ना कहीं शुरू हो गया होगा ना। तो एक टाइम पे होते ये आदिकाल से ज़्यादा प्रबल हो जाएगा तो ये रीतिकाल करने लग जाएगा। इसी तरह आदिकाल की प्रवृत्तियां भी यहाँ तक चली होगी। तो भक्ति काल और रीतिकाल जो है इस तरह उनकी गौण प्रवृत्तियां हैं कि जो आदिकाल जब खत्म हुआ या भक्ति काल जब खत्म हुआ और रीतिकाल जब स्टार्ट हुआ तो बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र रहा होगा जहाँ पे आदिकाल रीतिकाल दोनों साथ चल रहे होंगे वो बेसिकली गौण प्रवृत्तियां हैं। ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सामान्यतः शुक्ल जी के ढांचे को स्वीकार किया, किंतु काल विभाजन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने आदिकाल की सीमा को कुछ आगे तक बढ़ाया। इससे भक्ति काल और रीतिकाल की सीमा भी स्वतः आगे बढ़ गई। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक प्रयास कर लिया, करना तो कुछ नहीं था, उन्होंने वही सेम प्रयास है, वही सब कुछ चीज़ें लिखी, कोई अलग नहीं लिखा है। यहाँ पे वीरगाथा काल को आदिकाल लिख दिया है, आधुनिक काल जो है उसी नाम से है, और पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल था, है ना, और ये जो था उत्तर मध्यकाल ये रीतिकाल था आपका। ठीक है। इस तरह का इनका प्रयास रहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेशन और मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद और आचार्य शुक्ल को आप याद रखेंगे। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा काल विभाजन की समस्या का पर्याप्त समाधान कर चुकी है। कुछ विवाद अभी भी शेष है, किंतु समय के साथ उनके सुलझ जाने की संभावना मानी जा सकती है। तो बेसिकली हिंदी साहित्य इतिहास की जो काल विभाजन की समस्या वो भी खत्म हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपने देख लो कम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन का कंटेंट आपको मैं दे चुका हूँ। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है आपके पास में, है ना। पीडीएफ को मैं टाइप करके आपको जो है उसकी प्रॉपर आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बट जो आपको अंडरस्टैंडिंग मेरे को देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है। अब इसके बाद भक्ति संतों को अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन छायावादी कवियों को देख लेंगे, एक बार उनकी जो रचनाएं वो देख लेंगे। इसके बाद राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा को देख लेंगे। आपका मोटा मोटा सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो से रिवाइज करिए आप। पीडीएफ जो है मैं आपको एक साथ दे दूंगा। जब सारे वीडियोस बन जाएंगे आपको मिल जाएंगे तो एक साथ आपको पीडीएफ दूंगा, ताकि अलग अलग कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कौन सी पीडीएफ में कौन सा मटेरियल है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।